to all of you, my friends and my dear students. My dear Sindhu, you are watching my YouTube channel Perfect English of DN Sindhu. आपको पता है कि मैं कॉमन एरर का क्लास गत 6-7 दिनों से कर रहा हूँ। तो कॉमन एरर एक बहुत बड़ा चैप्टर है ग्रामर का और बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत हार्ड है। टू मच डिफिकल्ट टू नो एंड टू मच डिफिकल्ट टू रिमेंबर द यूजेस द वर्ड्स एंड टू करेक्ट द सेंटेंस वेयर इट इज नीडेड। तो कॉमन एरर में होता क्या है? आप किसके पहले मैं सिंटेक्स पढ़ाया हूं। सिंटेक्स में क्या है? वर्ब एग्रीमेंट टू द सब्जेक्ट। यही है सिंटेक्स में क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कंकोर्ड। सिंटेक्स में है कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब सिंगुलर और प्लूरल लगते हैं। काउंटेबल है, नॉन काउंटेबल है, सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके साथ कौन कौन सा एक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होता है, ये आपने सिंटेक्स में पढ़ा। स्पष्ट लिखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब काउंटेबल है, सिंगुलर है, प्लूरल है, अनकाउंटेबल है, किस वर्ड के साथ कौन सा सिंगुलर और प्लूरल वर्ब लगते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में या मॉडल में। लेकिन कॉमन एरर एक बहुत बड़ा और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और काफी हार्ड भी है, इसको कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए आर्टिकल है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, पंक्चुएशन है, स्पेलिंग है। इन तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमें ध्यान से जानना पड़ता है। ये सारे चीज पूछे जाते हैं कॉमन एरर में, इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हार्ड और स्कार्स टाइप का बने, बहुत हार्ड लगता है। इसलिए इसे जानना बहुत ही कठिन भी है और इम्पोर्टेंट भी है। सारे एग्जाम में जितने वीआईपी एग्जाम होते हैं सारे में इसमें पूछे जाते हैं, एडिटिंग के लिए या ओमिशन के लिए, या आपसे कहें अगर आप इसको फिलअप करें, ऑप्शन दिया रहेगा क्या करना है। तो आज चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन आपको दिए जा रहा हूं, बहुत गौर से और ध्यान से सुनिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ सी द फर्स्ट, कम टू द पॉइंट। वर्ड है ऑलवेज, नेवर, ऑफन, जनरली, sometimes, quite, hardly, nearly, frequently, almost, just, usually, scarcely. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 वर्ड को अगर आप याद रखते हैं, दिमाग में प्रैक्टिस करते रहे, याद हो जाएगा। तो इसका यूजेज कैसे होता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सामने आपको दिखाई पड़ेगा। ये वर्ड जब कभी भी इस्तेमाल करना पड़ता है तो ध्यान रखिए सब्जेक्ट और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में, यानी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट प्रिंसिपल वर्ब, नॉट एक्सिलरी वर्ब। सब्जेक्ट के बाद प्रिंसिपल वर्ब होते हैं, जैसे वर्ब 2 3 1 2 3 4, ये है प्रिंसिपल वर्ब। और एक्सिलरी वर्ब जानते हैं, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इज, आर, एम, हैव, हैज, वाज, वेयर, शैल, विल, कैन, कुड, माइट, ये सब एक्सिलरी वर्ब है। तो जब सब्जेक्ट और प्रिंसिपल वर्ब के बीच ही इन शब्दों का इस्तेमाल होता है, जैसे आपको यहां लिखा गया है ही कम्स, ही कम्स है प्रेजेंट में तो कम्स लगाइए, अगर पास्ट में है तो आप उसे केम लगाइए। ही कैम लेट ऑलवेज।
आपको लगता है कि सेंटेंस बिल्कुल सही है, वर्ब टू है, सब्जेक्ट है और वर्ब टू है, ही लेट है, ही कैम लेट ऑलवेज, कोई दिक्कत नहीं है, आप मीनिंग बस पर समझ सकते हैं। लेकिन ग्रामेटिकली आपको दे देगा कि करेक्ट दिस सेंटेंस, तो आपका माथा खोपड़ी खराब हो जाएगा। भाई सेंटेंस तो ही कम्स लेट है ऑलवेज, इसमें कोई गलती दिखाई नहीं पड़ती है, पर बट एज पर द रूल्स ऑफ द ग्रामर इन कॉमन एरर इट इज सेड दैट these words comes between subject and principal verb। तो देखा जाए ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रिंसिपल वर्ब, मे बी पास्ट और मे बी प्रेजेंट और मे बी फ्यूचर। फ्यूचर तो विल लगाना पड़ेगा, ऑक्सिलरी वर्ब रहेंगे, इसलिए फ्यूचर की बात छोड़ देते हैं। तो इस वर्ड को ऑलवेज को यहां से रिमूव करेंगे और यहां देंगे always। Now it became correct, he always comes late, he always came late। तो यहां से मैंने इसे रिमूव कर दिया, एज पर द रूल सेज। चलिए नेक्स्ट देखिए, she did it never, ये नेवर देखिए वर्ड यहां है, तो ये प्रिंसिपल वर्ब है, सब्जेक्ट है और ये प्रिंसिपल वर्ब है, तो इसको यहां से ड्रॉ करेंगे और यहां ले आएंगे। नेवर, सी नेवर डिड इट, रिमूव। बाकी सेंटेंस देखिए, वी वेंट देयर ऑफन, या ऑफन वी वेंट देयर, इसको हम यहां पे लगा सकते हैं, ऑफन वी वेंट देयर, अदरवाइज वी वेंट देयर ऑफन। आपको बिल्कुल करेक्ट और सही दिखाई पड़ रहा है और आप समझ भी सकते हैं कि बिल्कुल सही है, कहीं गलत नहीं है, लेकिन आपको करेक्शन करने के लिए दे गया, नाउ करेक्ट दिस सेंटेंस, फाइंड आउट द एरर, इसमें बोल देगा फाइंड आउट द एरर, कहां गलती है, तो बताया सब्जेक्ट और प्रिंसिपल वर्ब के बीच, बिटवीन द सब्जेक्ट एंड प्रिंसिपल वर्ब के बीच these 13 words are used, so it will be better to write here। यहां से इसको ड्रॉ करें और यहां पर आप often लिखें, we often went there, now it became correct। Second, you see, I visit him while in Delhi, while in Delhi, जब वो दिल्ली में था तो मैं उससे मुलाकात करता हूं, frequently, बेहिचक का, माने जब वो दिल्ली में रहता तो मैं बेहिचक बिना किसी परेशानी का फ्रीक्वेंटली हम उनसे मुलाकात करते हैं। ये फ्रीक्वेंटली वर्ड यहां पे दे सकता है, फ्रीक्वेंटली आई विजिट हिम व्हाइल इन दिल्ली, व्हाइल ही इज इन दिल्ली लिख सकते हैं ऐसा भी। तो देखिए फ्रीक्वेंटली यहां लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंटली, तो सब्जेक्ट और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में इसको डाल देंगे, फ्रीक्वेंटली, इसको रिमूव कर दिया। अब ये सेंटेंस आपको बिल्कुल करेक्ट है, आप ग्रामर खोल कर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इस तरह का सेंटेंस आपको ग्रामर में या लिटरेचर में देखेंगे मिलेगा। आप ध्यान नहीं देते कि ऑलवेज आगे रहे या पीछे रहे, कहीं रहे, सेंटेंस ठीक है, लेकिन एज पर द रूल ऑफ द कॉमन एरर or the grammarian has composed the rule like this, these words comes in the sentence between subject and principal verb, these words may be put like that this। next इसी को देखिए, यही वर्ड अगर ये always, never, often, generally, sometimes, quite, hardly, scarcely, usually, just, almost, frequently और nearly सब्जेक्ट के बाद फिनाइट वर्ब, जिसको हम लोग एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, एक्सिलरी वर्ब जब आता है तो एक्सिलरी वर्ब के बाद देखिए यहां पर लिखा हुआ ऑलवेज ही इज अर्ली, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ही इज अर्ली ऑलवेज। अब इसको करेक्ट करना है, एज पर द रूल व्हाट सेज, सब्जेक्ट के फिनाइट वर्ब यानी एक्सिलरी वर्ब के बाद, तो एक्सिलरी वर्ब यहां है, तो इस ऑलवेज को उठाकर वहां ले जाएंगे
हो जाएगा ही इज, बताते हैं। नाउ लेट मी सी अगेन। तो मैं बोल रहा था कि सब्जेक्ट के बाद फिनाइट वर्ब यानी एक्सिलरी वर्ब को बोलते हैं फिनाइट वर्ब। जैसा सब्जेक्ट रहता है वैसा फिनाइट वर्ब लगता है। तो इज है, आर है, एम है, वाज है, वेयर है, हैज है, हैव है, सेल है, विल है, कैन है, कुड है, माइट है, दिस आर द एक्सिलरी वर्ब। तो एक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट के फिनाइट एक्सिलरी वर्ब के बाद इन शब्दों का यूज होता है। मतलब ऑलवेज, नेवर, ऑल दीज वर्ड्स कम जस्ट आफ्टर एक्सिलरी वर्ब। तो इसको हम यहां ले आएंगे, ऑलवेज को ऑलवेज अर्ली, ये अर्ली लिखा, इसको रिमूव कर दिया। नाउ इट बिकेम करेक्ट, ही इज ऑलवेज अर्ली। इसी तरह से नेवर पहले लगा दिया, नेवर शी हैज बीन लेट या शी हैज बीन लेट, नेवर इधर बोल सकता है। करेक्ट करना है तो इसको क्या करेंगे, यहां से रिमूव कर देंगे और एक्सिलरी वर्ब के बाद इन दोनों के बीच बीन है तो हो जाएगा नेवर बीन लेट, नेवर बीन लेट। दिस इज नाउ करेक्ट। यहां देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ऑफन है यहां, ऑफन, ऑफन दे विल गो देयर, अक्सर वो जाएंगे वहां, या दे विल गो देयर ऑफन। यहां ऐसा भी हो सकता है, आपको एग्जाम के पेपर में दिया जा सकता है। नाउ करेक्ट द सेंटेंस, याद देगा, यूज द करेक्ट वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट है और ये विल एक्सिलरी वर्ब है, इसलिए एक्सिलरी वर्ब के बाद इन शब्दों में से जो शब्द मिलेंगे उसे डालना होगा। ही विल, ऑफन हो गया, ही विल गो, ही विल ऑफन गो देयर, देयर। इस तरह से आपको इसी शब्द को एडिट करने के लिए देगा कि ये शब्द यहां डाल देगा चाहे यहां डाल देगा। अब आप सोचेंगे बिल्कुल सही है, इन एज पर द रूल्स ऑफ द ग्रामर्स। अब सवाल यह है कि दो प्रिंसिपल सब्जेक्ट और प्रिंसिपल वर्ब के बीच इस्तेमाल होता है। अगर सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब है तब एक्सिलरी वर्ब के बाद इस्तेमाल हो। दो ही बात याद रखें, सब्जेक्ट और प्रिंसिपल वर्ब के बीच ये लगता है। अगर प्रिंसिपल वर्ब नहीं है, बाद में है, फिनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब के बाद लगता है। दो ही बात कर रखें, एक्सिलरी वर्ब के बाद और प्रिंसिपल वर्ब के पहले। इसलिए लाइक दिस, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉमन एरर का। आइए मैं आपको नाउ सी द लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडेज क्लास। दो वर्ड है हार्डली और स्कार्सली। इसको हम लोग एडवर्ब में इस्तेमाल करते हैं, ly है। तो इसका इस्तेमाल जो ग्रामर में होता है वो निगेटिव सेंस में किया जाता है। हार्डली और स्कार्सली इज यूज्ड एज निगेटिव फॉर्म, नॉट, डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट के सेंस में हम लोग इसको ग्रामर में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल देखिए कैसा है, I do not hardly know this girl. I do not hardly know this girl. तो hardly जो है वो already it is a negative word, इसलिए not need to add don't, इसको रिमूव कर देना है, हो जाएगा I hardly know this girl। ये हुआ निगेटिव पॉइंट, मतलब मैं मुश्किल से उसे जानता हूं, मतलब लगभग मैं उसे नहीं जानता हूं। आई हार्डली नो दिस गर्ल, इस लड़की को मैं नहीं जानता हूं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या आई डोंट नो दिस गर्ल, तब आप हार्डली हटा दीजिए। आई डोंट नो दिस गर्ल दिस वे, अदरवाइज आई हार्डली नो दिस गर्ल। यानी दो रास्ता आपके पास है। अगर नोट नहीं लगाना है
तो हार्डली लगाइए। अगर नोट लगाना है तो हार्डली को हटा दीजिए। जैसे आई डोंट नो दिस गर्ल, तब ये आपका जो है ये हार्डली बंद हो जाता है। ये हार्डली बंद हो जाएगा तो हो जाएगा आई डोंट नो दिस गर्ल, तब वो करेक्ट हुआ। अदरवाइज आई हार्डली नो दिस गर्ल। इस तरह से जब हार्डली का इस्तेमाल करेंगे तो डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट नहीं लगाते हैं। नाउ नेक्स्ट चीज एग्जाम्पल, शी कांट स्कार्सली सी इन दिस लाइट। इसमें से नॉट को रिमूव कर दिया, शी कैन स्कार्सली सी इन दिस लाइट। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, समवेयर इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ निगेटिव फॉर्म, हार्डली और स्कार्सली। मुश्किल से जिसको कहते हैं, मुश्किल से वो पढ़ता है, नहीं पढ़ता है इसका मतलब, तो लिख सकते हैं हार्डली ही रीड्स। हार्डली ही रीड्स का मतलब मुश्किल से वो पढ़ता है, मतलब नहीं पढ़ता है। अगर आप इसको कहेंगे सर वो बहुत मेहनत से पढ़ता है, तब क्या होगा, ही रीड्स बाय हार्ट डीपली, या तब हम हार्डली लगाएंगे, एक देना होगा अलग से। तो इस तरह से आपका कॉमन एरर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफिकल्ट है। तो अभी तो क्लास चल रहे हैं हमारे, बहुत सारे अभी क्लास चले हैं कॉमन एरर के, और अभी चलते रहेंगे 2-4 हफ्ते। अभी प्रीपोजिशन है, स्पेलिंग है, कंजंक्शन है, बहुत सारी चीजें। बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट again to all of you, if you are interested and if you are curious to know better English, attend this class. Because of that, it is too much interested and very difficult task to know the error of common error. इसलिए अब जो भी आप क्लास देखते हैं या पढ़ रहे हैं, वाच कर रहे हैं, तो इसको कॉपी में नोट करते रहें एक जगह, ताकि आपको अच्छी अंग्रेजी आ जाए। और आप जो मैं पढ़ाता हूँ, जो बताता हूँ, उसको आप अपने किताब में देखें, ढूंढें, whether it is wrong or right, आपको पता चलेगा नहीं सर ने बिल्कुल सही बताया। आपको भी बताया था कि he is coming late always, आपको लगा बिल्कुल सही है, he is coming late always, तो गलत है। उसको क्या करेंगे, he is always coming late। तो इस तरह सोचिए कितना, जैसे आप हिंदी में देखें, मैं पढ़ता हूं किताब, मैं पढ़ता हूं किताब, मीनिंग साफ है कि आप किताब पढ़ते हैं, लेकिन ग्रामर में क्या होगा, मैं किताब पढ़ता हूं। इसी तरह से अंग्रेजी में भी है, जिसे हम कॉमन एरर बोलते हैं। लेट्स गो नेक्स्ट, फिर हम आपसे अगले चैप्टर में मिलेंगे। विद द लॉट ऑफ थैंक्स टू यू, ऑल ऑफ यू, दैट यू आर वाचिंग माय दिस यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंग्लिश। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि आपको अगर अच्छा लगता हो, इंटरेस्ट हो, शेयर करें और थोड़ा सा ध्यान भी दें। चूंकि आज पढ़ाई सिर्फ यूट्यूब पर रह गया है, बहुत सारे क्लासेस होते हैं, सभी विषय के होते हैं, सभी लैंग्वेज के होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास वक्त है, टाइम है, तो बर्बाद न करें और बैठकर आप इससे लाभ लें। ट्यूशन भी करें, पढ़ें भी घर में, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में थोड़ा इसको लुक आफ्टर करें, तो आपको एक विशेष कुछ तो सीखने को मिलेगा। अगर कुछ भी टाइम देते हैं तो यू विल गेट समथिंग, यू विल गेन समथिंग। दैट्स व्हाई इट इज माय रिक्वेस्ट एंड अपील टू ऑल ऑफ यू, प्लीज पे योर अटेंशन एंड टेक समथिंग फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल। many lot of thanks to all of you, so many thanks। See next day with the next chapter.